प्यारे बच्चों, हेलो। मैं फिर से आ गया हूँ आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेकर, जिसमें हम बात करने वाले हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो कि क्लास 8 का इकोनॉमी का एक चैप्टर है, उसके सेकंड पार्ट में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे लेबर के बारे में, है ना। हमने देखा था कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस कुछ अलग अलग टाइप्स की होती हैं, जैसे लैंड होती है, लेबर होती है, कैपिटल होती है, एंटरप्रेन्योरशिप होती है। तो अभी के लिए हमने जो लैंड था वो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया था, और अब जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है लेबर। तो बेटा हम अब इसको स्टार्ट करेंगे, बट उससे पहले मैं हर बार की तरह आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मैंने ये चैनल नया बनाया है, और मेरा यही एक ट्राई है, यही कोशिश है कि मैं इस चैनल पर अच्छी अच्छी वीडियोस लाऊं, ऐसी वीडियोस लाऊं जो आप लोगों की हेल्प कर सके, मेनली उन बच्चों के लिए जो लोग किसी कारणवश स्कूल में या ट्यूशन्स में नहीं जा पा रहे हैं, या फिर जो लोग जा रहे हैं और वहाँ समझ नहीं पा रहे हैं और उनको कोई अलग सोर्स चाहिए पढ़ने के लिए। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि एक ऐसा सोर्स क्रिएट करूँ जहाँ पर आप ना सिर्फ अपने इस चैप्टर को पढ़ें, साथ में कुछ इंटरेस्टिंग और फैक्ट्स जो आपको शायद और कहीं नहीं मिलेंगे वो भी पा सकें। तो मैं ये होप करता हूँ कि आप लोगों को ये मेरी वीडियोस अच्छी लगेंगी और आप लोग कुछ ना कुछ यहाँ से सीख कर जाएंगे। और अगर आप सीखते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ। चलिए बेटा आप स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मच टाइम। तो ऐसा है कि अब बात जब हम करने लगे हैं लेबर के बारे में, तो यहाँ पर आपकी एनसीईआरटी जो है वो बताती है कि लेबर क्या होता है। ठीक है, हम देखते हैं लेबर क्या होता है। ये बताती है कि लेबर जो है वो एक एसेंशियल पार्ट है किसी भी प्रोडक्शन में, है ना। हमने लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया था? हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि हर प्रोडक्ट जो होता है वो एक प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन के थ्रू पास होता है ना। वो हर एक प्रोडक्ट जो होता है वो एक प्रोडक्शन प्रोसेस के थ्रू पास होता है, जब वो कोई जिसमें हम एक कोई भी इनपुट डालते हैं, है ना, कोई भी इनपुट डालते हैं, और वो जब प्रोडक्शन प्रोसेस से पास होता है तो वो हमारे को एक फाइनल प्रोडक्ट के रूप में मिलता है। फॉर एग्जांपल हमने पेन की एग्जांपल बात की थी कि हमारे को पेन बनाना है, तो हमारे को क्या करना है, कुछ इनपुट्स चाहिए होंगे पेन बनाने के लिए। फॉर एग्जांपल इंक चाहिए होगी, उसकी निबल चाहिए होगी आगे, और उसका कैप्स चाहिए होगी, बॉडी चाहिए होगी, प्लास्टिक चाहिए होगा, और जो भी चाहिए होगा, ये सब चीज़ें चाहिए। और हम उनको क्या करेंगे, एक प्रोडक्शन प्रोसेस में डालेंगे, और फिर हम वहाँ प्रोडक्शन प्रोसेस से बाहर जब वो निकलेगा तो हमारे को फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा, जो कि क्या होगा, पेन होगा। वैसे ही अब यहाँ पे बता रहे हैं कि ये सब करने के लिए ना लेबर चाहिए, है ना। ये प्रोडक्शन प्रोसेस की जो हम बात कर रहे हैं, हमने मान लिया ये हम सारा प्रोसेस करेंगे, पर करेगा कौन? कोई ना कोई इंसान होगा ना जो करेगा, तो वो होगी लेबर। उसी को बोलते हैं लेबर, है ना। लेबर क्या है? एक एसेंशियल पार्ट है किसका? प्रोडक्शन का। और ये क्या करते हैं? ये अपनी फिज़िकल जो कंट्रीब्यूट कर फिज़िकल जो स्ट्रेंथ है उससे कंट्रीब्यूट करते हैं, या मेंटल जो स्ट्रेंथ है उससे कंट्रीब्यूट करते हैं। वो अपने अपने एफर्ट्स लगाते हैं और उससे क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। मतलब यहाँ पर ये हुआ कि कोई भी इंसान होगा वो कैसे ये प्रोडक्शन करेगा, वो या तो अपनी फ़िज़िकल जो स्ट्रेंथ है वो यूज़ करेगा, है ना। आप समझ पा रहे हो ना मेरी बात को? क्या कोई इंसान विदाउट फिज़िकल स्ट्रेंथ कैसे कर पाएगा कोई भी काम? अगर कोई ऐसी फैक्ट्री है, कोई ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पर जो इंसान की जो स्ट्रेंथ, फिज़िकल स्ट्रेंथ की नीड है, उसके बिना तो वो कर नहीं पाएगा। या फिर कोई एक ऐसी इंडस्ट्री होगी जहाँ पे उसकी मेंटल स्ट्रेंथ की ज़रूरत होगी, है ना, जहाँ पे उसके दिमाग की स्ट्रेंथ की ज़रूरत होगी। एग्जांपल की बात करें फिज़िकल में, अगर हम बात करें तो आपने वो वीडियोस कभी रील्स वगैरह शायद देखी हो, जहाँ पर कुछ लोग, कुछ लेबर्स होते हैं, वो खड़े होते हैं और आयरन की बार्स गरम गरम लाल लाल बाहर आती हैं और वो उनको खींच कर बाहर करते हैं, है ना। शायद आपने देखी हो। या फिर किसी, आप देख सकते हैं किसी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में लोग काम कर रहे हैं, या फिर आप देख सकते हैं किसी मिस्त्री के पास जाओ आप, वहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, तो फिज़िकल स्ट्रेंथ है ना वहाँ पर। अगर मेंटल हेल्थ की बात करें, मेंटल स्ट्रेंथ की बात करें, मेंटल स्ट्रेंथ की कैसे बात कर सकते हैं? आप देख सकते हैं साइंटिस्ट अपनी मेंटल स्ट्रेंथ से काम कर रहे हैं, अपनी मेंटल जो सर्विस स्ट्रेंथ से सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें उनको चाहे मतलब कंट्रीब्यूट करनी ही होगी एज अ लेबर के लिए, ठीक है।
तो अब यहाँ पे वापस से इसको हम रिकैप करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर समझते हैं क्या बोल रहा था ये। इसको ये बोल रहा था कि लेबर जो है वो किसी भी प्रोडक्शन में एक एसेंशियल पार्ट है, और वो कैसे काम करता है, वो काम करता है या तो अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ से कंट्रीब्यूट करके या तो अपनी मेंटल स्ट्रेंथ से कंट्रीब्यूट करके, ठीक है। आगे इन्होंने एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे कारपेंटर की बात की है, फार्मर्स की बात की है, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की बात की है, और टीचर्स की बात की है, डॉक्टर्स की बात की है। देखो कारपेंटर कौन सी स्ट्रेंथ दे रहा है, ये अपनी मेंटल स्ट्रेंथ भी दे रहा है और फिजिकल स्ट्रेंथ भी दे रहा है ना। मेंटल स्ट्रेंथ कैसे दे रहा है, ये सोचता है कि कौन सी चीज़ कैसे बनानी है, नया डिज़ाइन कैसे क्रिएट करना है, और फिजिकल स्ट्रेंथ तो काम हाथ से तो काम करेगा ही वो। इसी तरह से बाकी सब जो लोग हैं वो ये काम करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आगे बात करते हैं कि ये बताता है कि ये सब लोग काम कैसे करते हैं, या तो अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ से कंट्रीब्यूट करेंगे, या अपनी नॉलेज से करेंगे, या स्किल से करेंगे, ठीक है। फिजिकल स्ट्रेंथ तो हमने बात कर ली, नॉलेज की हमने भी बात कर ली कि नॉलेज अपने, जैसे हमने बात करी कि कोई भी, जैसे कारपेंटर की बात करी थी, इसके पास नॉलेज होगी, है ना, उसके थ्रू करेगा ये, और उसके साथ उसके पास स्किल्स भी होंगे। नॉलेज तो होगी, अब देखो, एक होगा थ्योरेटिकल नॉलेज, आपको किताबी जो है नॉलेज है, बट उसको करने का तरीका प्रैक्टिकली जो है वो स्किल्स होगा, है ना। वो स्किल भी आपके पास होनी चाहिए। खाली आप बोलोगे कि मैंने पढ़ लिया इसके बारे में, बट आपने प्रैक्टिकली कभी वो चीज़ करी नहीं है, तो वो चीज़ कैसे हो पाएगी। तो आपके पास स्किल्स भी होने चाहिए, प्रैक्टिकल नॉलेज भी होनी चाहिए। स्किल्स का इन्होंने आपको डेफिनेशन भी दी है, इन्होंने क्या बोला है, द एबिलिटी टू डू एन एक्टिविटी और जॉब वेल विद प्रैक्टिस एंड ट्रेनिंग। तो प्रैक्टिकली जो आप काम कर रहे हो, है ना। तो उसके बाद आगे बात कर रहे हैं कि एवरीवन कंट्रीब्यूट्स डिफरेंटली थ्रू देयर ओन क्या वर्क हेल्पिंग क्रिएट गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सोसाइटी। तो मतलब यहाँ पर ये बोल रहा है कि हर कोई जो, ये जैसे हमने ऊपर कारपेंटर की बात करी, हमने टीचर्स की बात करी, हमने डॉक्टर्स की बात करी, ये हर इंसान जो है, हर जो आप बोल सकते हैं जो प्रोफेशन वाले लोग हैं, ये अपने अपने अकॉर्डिंगली जो है सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। कारपेंटर अपने हिसाब से कंट्रीब्यूट करेगा, डॉक्टर अपने हिसाब से कंट्रीब्यूट करेगा, वर्कर अपने हिसाब से करेगा, कंस्ट्रक्शन वर्कर जो होगा, फार्मर अपने हिसाब से होगा। हर किसी का अपना अपना योगदान होता है सोसाइटी के लिए, है ना। तो ये बात समझ रहे हो ना। तो अपने अपने स्किल्स के हिसाब से, अपनी अपनी नॉलेज के हिसाब से जो है ये कंट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। अब बेटा आगे जो हम देखेंगे, अब देखेंगे कि लोग जो हैं, पीपल एज अ रिसोर्स कैसे हो, क्या है मतलब पीपल, लोग कैसे रिसोर्स होते हैं, लोगों को रिसोर्स कैसे कैसे माना गया यहाँ पर। तो यहाँ पर बोलता है कि ह्यूमन जो है, ह्यूमन बीइंग जो है, वो एक की रोल प्ले करता है किसमें, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में, है ना। कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, वहाँ पर की रोल कौन प्ले कर रहा है, ह्यूमन बीइंग ही कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि बेसिकली आप देखोगे तो इकोनॉमिक जो फाइनेंशियल वेलफेयर है, या फिर आप बोल सकते हो कि इकोनॉमिक ग्रोथ है, वो चाहिए किसको, वो चाहिए भी तो ह्यूमन बीइंग को ना। अब जानवरों को, पेड़ों को तो थोड़ी ना आप पैसे चाहिए। तो ह्यूमन बीइंग ही की रोल प्ले कर रहा है किसमें, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में। ये तो आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, दुकान हो रही है, बिजनेस हो रहा है, वट एवर इट इज़, उसमें मेन रोल प्ले कौन कर रहा है, उसमें मेन रोल जो प्ले कर रहा है वो कौन कर रहा है, वो कर रहा है ह्यूमन बीइंग। एंड और किसमें, एक तो बात कर ली इन्होंने इकोनॉमिक एक्टिविटी, और दूसरी बात करते हैं प्रोडक्शन प्रोसेसेस में, है ना। प्रोडक्शन भी किसी चीज़ की करनी है, उसमें भी कौन करेगा, ह्यूमन बीइंग ही करेगा। एज दे अप्लाई देयर नॉलेज, स्किल्स एंड डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज़ टू क्रिएट गुड्स एंड सर्विसेज। समझिएगा, गुड्स एंड सर्विसेज। तो यहाँ पर ह्यूमन बीइंग के लिए क्या बताया जा रहा है कि कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया या प्रोडक्शन प्रोसेस हो गया, वहाँ पर की रोल एक इंसान ही प्ले करता है, एक ह्यूमन बीइंग ही प्ले करता है। वो कैसे करता है, वो अपनी नॉलेज लगाता है, अपनी स्किल्स लगाता है, अपनी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी लगाता है, किसके लिए, टू क्रिएट गुड्स एंड सर्विसेज। हमने गुड्स एंड सर्विसेज लास्ट क्लास में देख लिया था कि गुड्स क्या होती है, सर्विसेज क्या होती हैं, है ना। वो आपको कोई सामान चाहिए, गुड्स में चला जाएगा, आपको सर्विसेज चाहिए, वो आपको चली जाएंगी सर्विसेज में। तो अब यहाँ पे बता रहा है कि वो अपनी नॉलेज को लगाता है इंसान, अपने स्किल्स को लगाता है, अपने डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज़ को लगाता है कि कोई भी किसी पर्टिकुलर टाइम पे क्या डिसीजन लेना है, वो उसकी एबिलिटी को लगाता है, और क्या करता है, संसार के लिए, दुनिया के लिए, सोसाइटी के लिए गुड्स बनाता है और सर्विसेज बनाता है। एग्जांपल दी है इन्होंने पुलिस ऑफिसर की। क्या करते हैं पुलिस ऑफिसर, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हैं, है ना।
कोई भी दंगा वंगा होगा या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम होगी तो कौन उसको मेंटेन करेगा? पुलिस ऑफिसर करते हैं। कैसे? अपने स्किल्स के थ्रू, अपनी एबिलिटी के थ्रू, अपनी नॉलेज के थ्रू, है ना, कभी कभी फिजिकल स्ट्रेंथ के थ्रू। उसके बाद साइंटिस्ट की बात करें, साइंटिस्ट भी क्या करता है? टेक्नोलॉजी को डेवलप करता है। कैसे? अपनी नॉलेज के थ्रू। उसके बाद शेफ़ की बात करें, रेस्टोरेंट्स में जाते हो, मोमोज़ खाते हो, है ना, कैसे? किसी न किसी ने तो कभी डेवलप किया होगा, कोई उसकी जो रेसिपी है वो किसी न किसी ने इन्वेंट की होगी ना, तो अपनी नॉलेज से की होगी किसी शेफ़ ने। तो कह रहा है कि दे ऑल रिक्वायर्स अ स्पेशल सेट ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स। हर किसी को अपनी अपनी जो है एक स्पेशल सेट ऑफ नॉलेज चाहिए। फॉर एग्जांपल शेफ़ को अपने टाइप की एक नॉलेज चाहिए। वो नॉलेज अब पुलिस ऑफिसर को तो नहीं चाहिए होगी ना अपना काम करने के लिए। ठीक है, घर पे शायद उसकी बीवी उसको मारती हो और उसको वो काम करना पड़ता हो, बट सोसाइटी के लिए तो वो नहीं चाहिए ना। तो पुलिस ऑफिसर को अपने जो है एक अलग टाइप की जो है नॉलेज चाहिए, स्किल्स चाहिए। शेफ़ को अपने टाइप की चाहिए, डॉक्टर्स को अपने टाइप की चाहिए, साइंटिस्ट को अपने टाइप की चाहिए। तो यही चीज़ इन्होंने बोली है कि सबको अपने अपने टाइप की जो नॉलेज और स्किल्स चाहिए टू परफॉर्म वेल। ठीक है, पर यहाँ पर एक शर्त है ना, यहाँ पर एक शर्त है। ये सब अपना काम अच्छे करेंगे परफॉर्म, अगर जो कि इन्होंने बोला है कि स्पेशल सेट ऑफ नॉलेज और स्किल्स चाहिए टू परफॉर्म वेल, अच्छे तरीके से अपना काम करने के लिए। बस उसके लिए ये शर्त है कि वो डेडिकेटेड होने चाहिए। ठीक है, वो डेडिकेटेड होने चाहिए अपने काम की तरफ। समझ आ गया? तो चलो बेटा अब आगे चलते हैं। यहाँ तक मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा। आगे बात करते हैं कि अब बताता है ये कि द वर्ड लेबर रेफर टू द फिज़िकल एंड मेंटल एफर्ट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझिएगा मेरी बात को। यहाँ ये बोल रहा है कि जब आप लेबर की बात करते हो, लेबर का मतलब क्या होता है? लेबर का मतलब होता है फिज़िकल या मेंटल एफर्ट्स यूज्ड इन प्रोडक्शन। जब आपने कोई चीज़ की प्रोडक्शन करनी है, कुछ चीज़ बनानी है, उसमें जो फिज़िकल और मेंटल हेल्थ है, फिज़िकल और मेंटल एफर्ट्स होते लगते हैं, है ना। कोई भी काम आप फिज़िकली अपनी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ यूज़ करके कर रहे हो या फिर अपनी मेंटल स्ट्रेंथ यूज़ करके कर रहे हो, उसको बोलते हैं लेबर। ठीक है, मतलब कि फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा कि यहाँ पर ये मतलब होता है इसका कि कोई भी काम आप जब कर रहे हो, कोई प्रोडक्शन कर रहे हो, उसमें जो आपकी ताकत लगेगी या आपका दिमाग लगेगा, उसको बोलेंगे लेबर। पर यहाँ पर एक क्या चाहता है, वो ये है कि ह्यूमन कैपिटल जो है, हम उसकी बात आपने शायद सुना होगा, ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल क्या होता है? ह्यूमन कैपिटल इसने बोला ये होता है कि वो काम करने के लिए, ठीक है, फिज़िकल या मेंटल जो एफर्ट्स आप देते हो वो करने के लिए आपको जो स्पेशल स्किल्स चाहिए होंगे, है ना, जो नॉलेज चाहिए होगी, जो एबिलिटी चाहिए होगी, जो एक्सपर्टीज़ चाहिए होगी, उसको बोलते हैं क्या? ह्यूमन कैपिटल। मतलब समझिएगा, डिफरेंस समझिएगा। आप कोई काम कर रहे हैं, फिज़िकल स्ट्रेंथ लगा रहे हैं, आपको हो फॉर एग्ज़ाम्पल आपको पापा ने आपके बोल दिया, आपको आपके एग्ज़ाम्पल पापा ने बोल दिया कि आज जो है मेरी बाइक जो है उसको आपने धोना है। ठीक है, अब आपको बोल दिया कि मेरी बाइक जो गंदी हो गई है उसको आपने धोना है। ठीक है, अब आपने फॉर एग्ज़ाम्पल आप इससे पहले कभी बाइक धोई नहीं है। आप क्या करोगे? पानी उठाओगे, पाइप लोगे और उसको पाइप उस पे पानी उस पे डालोगे और उसको क्या करोगे? धोना स्टार्ट करोगे। हो सकता है आप धो लोगे, है ना? हो भी सकता है आप धो लोगे, हो क्या सकता है आप धो लोगे उसको। पर उसमें क्या होगा? उसमें ये होगा कि आपको जैसे कि एक्सपीरियंस नहीं है, पहले कभी किया नहीं है, तो आपको क्या होगा, तो टाइम बहुत लगेगा उसमें। और दूसरा क्या हो सकता है? दूसरी ये चीज़ हो सकती है कि वाटर की जो वेस्टेज है वो बहुत ज़्यादा होगी, है ना? वेस्टेज बहुत होगी। पानी भी, टाइम भी बहुत लगेगा, वाटर की वेस्टेज भी बहुत ज़्यादा होगी और भी 1-2 चीज़ें प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। पर अगर यहीं पर ये कब आपने किया? जब आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आपने अपना दिमाग लगा दिया, आपने देखा कि पानी लगा के पानी से हम धो सकते हैं, ये वो है, आप फिज़िकल स्ट्रेंथ भी लगा रहे हो, पर आपके पास स्किल्स नहीं है। यहीं पर जब आपके पास स्किल्स होंगे, एक्सपर्टीज़ होगी इसके लिए, तो आप क्या करोगे? आप यही काम जल्दी कर दोगे, फ़ास्ट कर लोगे, है ना? और क्या करोगे? पानी की वेस्टेज भी जो है वो कम हो जाएगी। इसलिए ये बता रहे हैं कि किसी भी काम को करने के लिए आपके जो फिज़िकल स्ट्रेंथ या मेंटल एफर्ट्स आप लगा रहे हो, उसको उसको जब आप अपने किसी स्किल्स के साथ, नॉलेज के साथ, एक्सपर्टीज़ के साथ कर परफ़ॉर्म करोगे और वो काम अच्छा होगा, इम्प्रूव होगा, तो उसको हम बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल।
ठीक है, मतलब कि ह्यूमन कैपिटल क्या हुआ, स्किल्स की बात की, नॉलेज की बात की, एक्सपर्टीज़ की बात की, एबिलिटीज़ की बात की उन्होंने, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है कि द दस ह्यूमन कैपिटल इज़ नॉट जस्ट द बेसिक एफर्ट्स ऑफ लेबर बट आल्सो द क्वालिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ द लेबर। तो मतलब ये हुआ कि ह्यूमन कैपिटल जो भाई साहब है, उसका मतलब ये नहीं है कि बस काम करो किसी भी तरीके से, बेसिक एफर्ट्स दे दो, नॉर्मल सा काम कर दो, बट उसकी क्वालिटी भी इम्प्रूव करो, उसकी एफिशिएंसी इम्प्रूव करो, उसको उसको मतलब और परफेक्ट बना दो, है ना। परफेक्ट बनाने के लिए किसी काम को क्या होता है, ह्यूमन कैपिटल यूज़ होती है। कोई काम आप कर रहे हो उसको परफेक्टली करना है अगर, तो ह्यूमन कैपिटल वहाँ यूज़ होगी, ठीक है। ये समझ आ गया बेटा आपको। अब आगे बात करते हैं, थोड़ा स्पीड पकड़ेंगे अब। आगे बात करते हैं फैसिलिटेटर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल। तो क्या क्या होते हैं ह्यूमन कैपिटल के फैसिलिटेटर्स, कौन फैसिलिटेट करता है ह्यूमन कैपिटल को। पहले करता है एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। देखो बेटा, ह्यूमन कैपिटल की जब हमने बात की, आपने बात समझ ली, स्किल्स होते हैं और क्या होता है, आपकी एक्सपर्टीज़ होते हैं। तो ये सब चीज़ें होंगी कैसे, जब आपके पास एजुकेशन होगी, जब आपके पास एजुकेशन होगी, ठीक है। अब आपके पास अगर एजुकेशन है तो उससे क्या होगा, आपको नॉलेज मिलेगी, आपको नॉलेज मिलेगी, ठीक है। और क्या करोगे, आप क्या करोगे, उस नॉलेज को किसी भी चीज़ पे इम्प्लीमेंट करोगे और वो चीज़ से क्या करोगे, परफेक्शन ले आओगे, ठीक है ना, और चीज़ों को परफेक्ट बना दोगे। अब ये कैसे होता है, ये ऐसे होगा कि आपको क्या करना है, बेसिक लिटरेसी है वो क्या होनी चाहिए किसी भी फील्ड की, ठीक है। किसी स्पेसिफिक फील्ड में आपको उसकी पढ़ाई करनी पड़ेगी, उसके लिए ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, उसको अच्छे से सीखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा उसके बारे में। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, ये क्या होता है, स्कूल से स्टार्ट होता है। आप अपने स्कूल में पढ़ रहे हो ना, देखो जो अच्छे स्कूल्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, आपको रियल लाइफ की जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको, रियल वर्ल्ड की जो प्रॉब्लम्स है ना उनको सॉल्व करना सिखाते हैं। और ये चीज़ें आप वहीं से सीखना स्टार्ट करते हो। खाली क्रैमिंग करना, रटा मारना ही स्कूल्स का काम नहीं होता है, आपको रियल वर्ल्ड की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करवाना भी स्कूल्स में, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में काम होता है। फॉर एग्जांपल इन्होंने आपको सिविल इंजीनियरिंग की एग्जांपल दी है। इन्होंने बताया कि जो बच्चा सिविल इंजीनियरिंग कर रहा होता है कॉलेज में, वो क्या करता है, वो पढ़ता है किसके बारे में, डिज़ाइंस के बारे में, प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइंस के बारे में, मटेरियल्स के बारे में, है ना। इन सब को पढ़ता है ताकि वो क्या कर सके, इन फ्यूचर जब वो बिल्डिंग्स बनाए, इंफ्रास्ट्रक्चर जो और कुछ बनाए, रोड्स बनाए, बिल्डिंग कुछ भी बनाए, उसमें क्या करे, उस अपने जो एक्सपीरियंस उसने लिया है, जो उसने एजुकेशन ली है, जो उसने नॉलेज ली है अपने कॉलेज में, उसको इम्प्लीमेंट कर सके, ठीक है। उसके बाद आगे बात करते हैं, वही जो मैंने आपको कॉस्ट एफिशिएंट, देखिए ऐसे तो कोई भी बना लेगा, है ना। थोड़ा टाइम आप दोगे, किसी इंसान को पैसा खर्चोगे, शायद कोई जिसने सिविल इंजीनियरिंग नहीं की होगी वो भी कोई बिल्डिंग को बना देगा, बट वो क्या होगी, वो परफेक्ट नहीं होगी, है ना। वो कॉस्ट एफिशिएंट नहीं होगी। कॉस्ट एफिशिएंट मतलब जहाँ पर 10 लाख रुपए लगना था, हो सकता है वो इंसान को नॉलेज नहीं हो और वो क्या करे, 15 लाख रुपए लगाए, 20 लाख रुपए लगा दे। तो ये चीज़ें क्यों, इसलिए एजुकेशन ज़रूरी होती है, ठीक है। और ये कैसे होगी अचीव, ये होगी थ्रू थ्रू ट्रेनिंग, प्रॉपर ट्रेनिंग। आप जब ट्रेनिंग करोगे, है ना, ट्रेनिंग कैसे करोगे, आपको क्या करना पड़ेगा, ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा। आपको जाना पड़ेगा, खाली पढ़ाई नहीं करनी है, आपको प्रैक्टिकली जाना है। आपको कहाँ जाना है, जहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रही है वहाँ पे ऑब्जर्व करना है। फिर क्या करना है, टेस्टिंग करनी है मटेरियल की। आपने देखना है कि चीज़ें जो यूज़ हो रही हैं वहाँ पर, अगर आयरन बार्स यूज़ हो रही हैं, जो ईंट यूज़ हो रही है, सीमेंट यूज़ हो रहा है, वो उसका मटेरियल कैसा है, अच्छा है या नहीं है, ठीक है। आपने देखना है कि सेफ्टी प्रोसीजर्स कैसे हैं दोनों के लिए, जो काम करें वर्कर्स उनके लिए भी, और बाद में जो बनकर तैयार होगा तो उसके लिए सेफ़ है या नहीं है। तो ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। उसके बाद बात करते हैं कि एजुकेशन और ट्रेनिंग से क्या होगा, एजुकेशन से ट्रेनिंग से क्या होगा, जब एक इंसान लेगा तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि वो अपने करियर में जो है वो और प्रोग्रेस करेगा और जो है एक्सेल करेगा, है ना, एजुकेशन और ट्रेनिंग से। दूसरा यहाँ पे जो इन्होंने बताया फैसिलिटेटर, वो बताया हेल्थ केयर को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी। देखो बेटा, यहाँ पे सिंपल सी बात है कि हेल्थ केयर से क्या होगा, हेल्थ केयर से ये होगा, अगर आपकी सेहत अच्छी है तो उससे क्या होगा, आप जो होंगे अपने जो प्रोफ़ेशन है, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप वर्कर हैं, उसमें क्या होगा, उसमें आपके कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगी। कॉग्निटिव डेवलपमेंट मतलब देखो, मैंने पहली क्लास जो ली थी उसमें लिखा था कि उसमें ये होगा कि आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग जो एबिलिटी है ना, वो डेवलप हो जाएगी। कैसे, अब अगर आपकी हेल्थ अच्छी है, आप स्कूल में छुट्टी नहीं मारेंगे, आप रेगुलरली जाएँगे, है ना, आप ऑफ नहीं लेंगे, उससे क्या होगा, आपको जो कोई भी जो आपका लेक्चर है वो मिस नहीं होगा और कुछ ना कुछ तो सीखेंगे आप, तो आप क्या होगा, इम्प्रूव होंगे। सिमिलरली वर्कर के लिए बोला है
है, एक वर्कर है जो अपने प्रॉपरली हेल्थ उसकी अच्छी है तो वो क्या करेगा, अपना बेस्ट देगा। अगर उसकी सेहत अच्छी होगी तो अपने काम में वो बेस्ट देगा अपना, है ना, फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से अपना बेस्ट देगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये समझ आया हमारे को कि दे आर द एबल सॉरी दे आर एबल टू डू मोर इन शॉर्ट टाइम पीरियड। जैसे मैंने पहले कहा था कि दे आर एबल टू डू मोर इन शॉर्ट टाइम टेबल, मतलब कि थोड़े टाइम में बहुत काम कर लेंगे। जैसे मैंने बाइक की एग्जांपल दी थी ना आपको कि आप हो सकता है टाइम बहुत वेस्ट करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, आप थोड़े से टाइम में बहुत काम कर लेंगे। ठीक है, ये समझ आ गया बेटा आपको? ठीक है, चलो आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं सोशल एंड कल्चरल इन्फ्लुएंस की। ठीक है, अब देखो इसमें सोशल और कल्चरल इन्फ्लुएंस कैसे काम करता है बेटा। देखिए यहाँ पे सोशल और कल्चरल इन्फ्लुएंस ऐसे काम करेगा कि अब ये चीज़ें ना हम सोसाइटी से सीखते हैं कि दुनिया वाले काम कैसे कर रहे हैं। हमारे बाकी जो नेबर कंट्रीज़ हैं, जो या फिर नेबर कंट्रीज़ तो खैर हमारी कोई ऐसी है नहीं है चाइना को छोड़ के, पर जो और कंट्रीज़ हैं जहाँ पे वर्क कल्चर बहुत अलग है, बहुत अच्छा है, वहाँ से सीख सकते हैं। कैसे कि जैसे कि हम जापान की बात करते हैं, वहाँ पर एक कंसेप्ट है जिसको बोलते हैं काइज़ेन। ठीक है, काइज़ेन का मतलब क्या होता है कि कॉन्टीन्यूअस इम्प्रूवमेंट। ठीक है, मतलब कि आपको अपने काम की तरफ जो है कॉन्टीन्यूअस इम्प्रूव करना है, इम्प्रूवमेंट करवानी है। तभी जो जापानीज़ जो टेक्नोलॉजी होती है ना, बहुत जो होता है ट्रस्टवर्दी होती है, रिलायबल होती है। क्यों होती हैं? क्योंकि उनका यही एक मोटिव होता है कि ऐसा नहीं होता कि बस काम चलाऊ हमने चीज़ करनी है। उनका ये मोटिव होता है कि हमारे को परफेक्ट चीज़ बनानी है। उस चीज़ को अगर हमने बनाया उस वो बिल्कुल, अगर हमारे को आज लग रहा है कि परफेक्ट है, हो सकता है वो 10 साल के बाद वो परफेक्शन उसमें और कुछ रिक्वायरमेंट हो, उसके उतनी परफेक्ट नहीं रहे। तो हमारे को कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट करते रहना है उसको उसमें, है ना। ऐसा नहीं कि आज बना दिया अब चलने दो उसको जैसे चल रहा है, तो इसको इम्प्रूव करते रहना है। तो ये है जापान का कंसेप्ट। वहीं पे जर्मनी का एक कंसेप्ट है। जर्मनी का कंसेप्ट क्या है, ये बात करते हैं, इनका जो वर्क एथिक है ना बहुत अलग है। ये कैसे क्या बात करते हैं, हाई क्वालिटी इंडस्ट्रियल आउटपुट के बारे में। ठीक है, यहाँ ये बात करते हैं, वैल्यू देते हैं किसको, पंक्चुअलिटी को। ठीक है, और किसको देते हैं, अटेंशन टू डिटेल्स को एंड क्वालिटी को। मतलब कि ये बात ये भी वैसे ही जापानीज़ की तरह ये भी बात करते हैं कि हमारे को जो हाई क्वालिटी जो इंडस्ट्रियल आउटपुट देना है ना, हमने कोई भी चीज़ अगर बनानी है, फॉर एग्जांपल जापानीज़ जो जर्मन जो गाड़ियाँ होती हैं, हमने जैसे फॉक्स वैगन हो गया, तो इनका ये मोटिव होता है कि हमको क्या करना है, हमको उनको परफेक्ट बनाना है ना, हम उनको बेस्ट बनाना है, बेस्ट बनाना है। ठीक है, तो ये इनका फोकस उस पर रहता है कैसे, और ये किस पे ध्यान रखते हैं, ये पंचुअलिटी पे भी ध्यान रखते हैं। ये डिटेल्स, छोटी छोटी डिटेल्स की तरफ, कि कोई काम कर रहे हैं उसकी डिटेल छोटी छोटी जो क्वालिटी है वो बेस्ट हो रहे। तो ये इस तरीके से काम करके आज ये लोग जो हैं ग्लोबल लीडर हैं टेक्नोलॉजीज़ में। ठीक है, तो यहाँ तक हमने कर लिया। अब बात करते हैं आगे, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा, देखने दें मुझे कितना बचा और। हाँ, थोड़ा सही है, तो ख़त्म करेंगे इसको अब। आगे हम बात करते हैं चैलेंजेस क्या क्या हैं, है ना। चैलेंजेस का क्या क्या हैं, किसको, ह्यूमन कैपिटल को चैलेंजेस के क्या क्या हैं। तो बेटा चैलेंजेस की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि हमारे नेशन की, जब इंडिया की बात हम बात करते हैं, ये एक बहुत लंबा प्रोसेस टाइम एक सफ़र तय करके आया। कब से, आफ्टर इंडिपेंडेंस, है ना, 1947 के बाद एक लंबा सफ़र हमने तय किया है। हमारे यहाँ पे पहले कुछ और कंडीशंस थी, अब चीज़ें इम्प्रूव भी हुई हैं कुछ। अब जैसे बात करें, अभी हमारी लिटरेसी रेट जो है, लिटरेसी है एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर प्ले करता है। और क्यों करता है, हमने आप पहले डिस्कस कर लिया कि हमारी, अगर हम यहाँ लिटरेसी क्या होगी, एडुकेशन, अगर हमारी एडुकेशन अच्छी होगी तो हमारे स्किल्स अच्छे होंगे और हमारी प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी। प्रोडक्टिविटी समझते हैं ना आप, क्या होता है प्रोडक्टिविटी, होता है कि आपको, जैसे यहाँ पे डेफिनेशन भी लिखा है कि एबिलिटी टू डू मोर इन पर्टिकुलर टाइम। तो मतलब आपकी जो काम कर रहे हो आप, तो उसका जो आउटपुट कितना अच्छा आ रहा है ना। थोड़े से टाइम पीरियड में, फॉर एग्जांपल आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप आधे घंटे में क्या आधा चैप्टर ख़त्म कर पा रहे हो, या फिर आप 2 घंटे में भी एक चैप्टर ख़त्म नहीं, आधा चैप्टर ख़त्म नहीं कर पा रहे हो। तो अगर आप आधे घंटे में एक चैप्टर, आधा चैप्टर, या फिर जितना भी आप कर सकते हो वो ख़त्म कर पा रहे हो, और आपको फील हो रहा है कि हाँ आज आपकी प्रोडक्टिविटी अच्छी निकली है, तो उसको बोलते हैं प्रोडक्टिविटी इज़ गुड। ठीक है, तो अब यहाँ पे बता रहा है कि लिटरेसी से क्या होगा, आपके स्किल अच्छे होंगे, आपकी प्रोडक्टिविटी जो होगी वो अच्छी होगी। और इसके बाद क्या करता है कि एडल्ट लिटरेसी रेट की बात की है उन्होंने। जब एडल्ट लिटरेसी रेट की बात करते हैं तो कहते हैं कि 85% है किसकी, फॉर मेल्स एंड 70% फॉर फीमेल्स। 2023 में
2023 की बात करें, और ये वर्ल्ड बैंक ने निकाला था। ये आपके एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, डिस्पाइट प्रोग्रेस इन मैनी एरियाज इंडिया फेसेस चैलेंजेस इन डेवलपिंग ह्यूमन कैपिटल। मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सुनना बेटा। यहाँ पे इंडिया में क्या दिक्कत हो रही है, लोग पढ़ रहे हैं, एजुकेशन हो रही है, हर किसी को देखोगे कहीं ना कहीं वो पढ़ रहा है, पर वो लोग जो पढ़ रहे हैं वो प्रैक्टिकली जो है वो स्किल्स नहीं सीख रहे हैं ना, वो उनकी जो स्किल्स हैं वो डेवलप नहीं हो रहे हैं। वो खाली थ्योरेटिकल जो नॉलेज है, जो थ्योरेटिकल एजुकेशन है, उसी पर ही फोकस किया जा रहा है। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि लिटरेसी रेट चाहे अच्छी है, चल रही है, 85% चल रही है, इम्प्रूव हो रही है, अच्छी नहीं बोलूँगा मैं, चलो इम्प्रूव हो रही है, जैसे 70% की फीमेल्स की बात करिए, इम्प्रूव हो रही है पहले से। पर यहाँ पर एक दिक्कत अभी भी ये आ रही है कि लोगों के पास जो स्किल्स हैं वो अच्छी नहीं है ना। ह्यूमन कैपिटल जो है हमारी वो उतनी अच्छी नहीं है अभी, इतनी पॉपुलेशन अच्छी होने के बाद भी हमारे पास यूथ बहुत है। उसी को हम देखते हैं आगे क्या मतलब है इसका। कहते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे जो हमारा हुआ 2024 का, उस पे उन्होंने बताया कि 65% जो लोग हैं इंडिया में वो 35 ईयर के एज के बिलो हैं। मतलब कि हमारे पास यूथ जो है, यंग पीपल जो हैं 35 जो इस एज के नीचे हैं, वो कितने लोग हैं, वो हैं 65%। और इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो यंग पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है। और उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है प्रोडक्टिव पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि काम करने वाले जो अच्छे एनर्जेटिक लोग होते हैं वो यही होते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास प्रोडक्टिव पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, जो अच्छे हमारे को प्रोडक्टिविटी ला के दे सकते हैं अपने घर के लिए भी और देश के लिए भी, वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। विच में हेल्प कंट्री टू, वही मैंने आपको बताया, कंट्री के लिए अच्छा हो सकता है। तो कह रहे हैं कि ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है। अब डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है, डेमोग्राफिक डिविडेंड ये होता है बेटा, देखो इसका मतलब ये होता है कि रेफर्स टू द बेनिफिट अ कंट्री गेट्स विद व्हेन इट हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ यंग, वही जो मैंने आपको बताया, यंग एंड वर्किंग पीपल, कि मतलब इंडिया की डेमोग्राफिक डिविडेंड बहुत अच्छी है ना, हाई है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे यंग वर्किंग पीपल की पॉपुलेशन जो है वो हाई है। तो जब जिस कंट्री में यंग वर्किंग पीपल की पॉपुलेशन हाई होती है तो बोलते हैं कि वहाँ का डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है वो अच्छा है ना, गुड, दैट इज़ गुड, या फिर बहुत अच्छा है। तो अब इंडिया में तो ये बहुत अच्छा है वैसे अगर देखा जाए नंबर्स में, ठीक है। बट व्हेन मोर पीपल आर वर्किंग एंड अर्निंग और फ्यूअर पीपल डिपेंडेंट ऑन देम, देखो व्हेन मोर पीपल आर वर्किंग एंड अर्निंग एंड फ्यूअर पीपल आर डिपेंडेंट ऑन देम, तो क्या होता है, कंट्री कैन ग्रो बिजनेसेस एंड इम्प्रूव लिविंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है। देखो समझने की कोशिश करो, जब आप एग्जांपल ले लीजिए, जब आपके घर में ज़्यादा लोग कमा रहे हैं ना, ज़्यादा लोग कमा रहे हैं और थोड़े से लोग उन पे डिपेंडेंट हैं, तो फिर क्या होगा। अपने घर की एग्जांपल ले लीजिए, फॉर एग्जांपल आपके फैमिली में 4 मेंबर्स हैं और 3 उनमें से अर्निंग है, तो आपकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो क्या होगी, अच्छी होगी, है ना। और अगर आपकी फैमिली में 4 लोग हैं और एक एक ही कमा रहा है और बाकी 3 डिपेंडेंट हैं उस पर, तो क्या होगी, इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब होगी, ठीक है। तो वही बात इन्होंने बोली है कि जब ऐसा होगा कि एक घर में ज़्यादा लोग कमा रहे होंगे और कम उन पे डिपेंडेंट होंगे, तो क्या होगा, वो क्या होगा, वो अच्छी कंडीशन में होगी, कंट्री भी अच्छी होगी, उनका घर भी अच्छा होगा, उनके लिविंग स्टैंडर्ड्स जो हैं वो भी अच्छे होंगे। टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस पोटेंशियल, individuals must have access to quality education, health, training and skills। मतलब कि ये सब पाने के लिए, ठीक है, ये एडवांटेज पाने के लिए हर इंसान के पास क्या होना चाहिए, कुछ रिक्वायरमेंट्स है। वो रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, एक तो उनके पास क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए, हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, ट्रेनिंग उनके पास होनी चाहिए और स्किलिंग जो है उनकी इम्प्रूव होनी चाहिए, विच विल कंट्रीब्यूट टू द नेशंस प्रोग्रेस, जो क्या करेगा, नेशन की प्रोग्रेस को भी हेल्प करेगा, उनको तो करेगा साथ में नेशन को भी हेल्प करेगा। यू विल, अच्छा ये तो आ गया कि अगले में पढ़ेंगे अब आगे बात करते हैं। आगे बात ये करते हैं कि आज के टाइम पर अगर ये बात करें, कह रहे हैं कि देयर इज़ अ वास्ट वैरायटी ऑफ जॉब्स रिक्वायरिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्किल्स। इंडिया में क्या है आज के टाइम पर, अलग अलग टाइप की ऐसी जॉब्स है जिनको अलग अलग टाइप के स्किल्स चाहिए। हाउएवर इंडिया हैज़ हैड अ रिच लेगेसी ऑफ स्किल बेस्ड नॉलेज सिस्टम एंड वर्कमैनशिप। अगर पास्ट की बात करें ना, तो पास्ट में इंडिया के पास ये जो नॉलेज बेस्ड स्किल्स थे ना, ये बहुत हाई लेवल के थे, है ना, हाई लेवल के थे।
फिर उसके बाद आगे की बात करें अगर हम, तो कैपिटल की बात आती है बेटा, तो जो ये है हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। बाकी यहाँ पे इन्होंने बस जो हमने ये स्किल्स की जो इनके पास्ट के बारे में की है उसके बारे में थोड़ा सा बताया है कि हमारे यहाँ स्टार्टिंग से ही टूल्स को बहुत पूजा जाता है, हर कोई अपने प्रोफेशन में बेस्ट होता है। और इसकी एग्जांपल दी है विश्वकर्मा डे, है ना, विश्वकर्मा पूजा होती है ना, जब टूल्स वगैरह जो ये मिस्त्री होते हैं, कारीगर होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने टूल्स की पूजा करते हैं। तो यहाँ से पता चलता है कि लोग कितने प्रोफेशनल होते थे, ये क्योंकि एंशियंट ट्रेडिशन एक चला आ रहा है, तो पहले टाइम पर लोग कितने प्रोफेशनल होते थे, अपने इन सब चीज़ों से कितना वो करते थे। साथ में एक एग्जांपल उन्होंने और दी है जिस पे इन्होंने बताया है शिल्पा शास्त्रा। शिल्पा शास्त्रा में क्या होता था कि जो आर्टिस्ट होते थे ना, एक बुक थी एक्चुअली, ये एक टेक्स्ट था, बुक थी। तो इसमें क्या होता था, जो आर्टिस्ट को अपनी नॉलेज प्रोवाइड करती थी, गाइडलाइंस देती थी किसको, जो स्कल्पचर्स बनाते थे, जो पेंटिंग्स करते थे, बिल्डिंग्स बनाते थे, वुडन आइटम्स बनाता था, तो उनको इससे क्या मिलती थी, नॉलेज मिलती थी। तो ये हमारे एंशियंट टाइम में इतनी परफेक्ट और इतनी स्किलफुल चीज़ें एग्जिस्ट करती थी। और आज हमारे ये ज़रूरत है, हम लोगों को आज के टाइम की डिमांड है कि हम वापस उन चीज़ों पे फोकस करें और उनको और इम्प्रूव करें, है ना। तो बेटा आज का लेक्चर हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं। मैं आई होप कि आप लोगों को ये समझ आया होगा और आपने यहाँ पर सिर्फ ये जो है अपना लेक्चर को नहीं पढ़ा होगा, साथ में और भी इंटरेस्टिंग चीज़ों को सीखा होगा। और अगर आपने सीखा है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए अपने दोस्तों के साथ। अपना ध्यान रखिए बेटा, अच्छे से ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, माँ बाप की रिस्पेक्ट कीजिए, टीचर्स की रिस्पेक्ट कीजिए और शाइन कीजिए अपने करियर में। चलिए ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।